गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। अभी अपन 2022-23 के अंतिम दौर में एक टेक्स्ट प्रैक्टिस के तौर पर हम जो प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं उस सिलसिले में हम आज आपको पाठ नंबर 3 का जो मुख्य रूप से प्रश्न बैंक है उसके मोस्ट क्वेश्चन हम आपको हल करवा रहे हैं। तो आइए अपन पढ़ते हैं पाठ नंबर 3। तो देखिए पाठ नंबर 3 धातु और अधातु है। इस पाठ से क्या क्या मटेरियल है वो एक बार आप देख लीजिए। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ का मतलब एबैसिड है। एक अति लघु है जो 1 नंबर का है और एक ही है, एक ही क्वेश्चन है। और एक लघु है जो 2 नंबर का है। ऐसे इसमें से 4 प्रश्न 3 नंबर के, सॉरी 3 प्रश्न आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अब इस पाठ से जो कम समय में एक अच्छी तैयारी के तौर पर जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने एक प्रश्न बैंक में निकाल कर रख रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, कौन सी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसमें आपको बेटा लिखना है Ag, Au, Pb, Cu। सोना, चांदी, लेड और कॉपर, ये 4 ऐसी धातु हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है। इसे एबैसिडर में भी एक धातु के बारे में पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, धातु अपवाद लिखिए। अब ये पूरे नहीं पूछेगा पर एक अपवाद पूछ सकता है। तो मैं पूरे धातु अपवाद आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है पारा। पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक अपवाद। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, 2 अपवाद। लिंक, सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सारी मर्दा धातु है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। समझ गए। इसके बाद गैलियम और सीजियम हथेली के ताप पर पिघल जाते हैं। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। समझ गए। इसके बाद कार्बन का अपरूप हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है। तो ये सभी धातु के अपवाद हैं। इनमें से एक अपवाद शोरली बोर्ड में पूछा जाएगा, तो आप सभी धातु अपवाद याद करेंगे। इसके बाद जो अगला है छोटा क्वेश्चन, पारे के अयस्क का नाम और सूत्र। तो पारे के अयस्क का नाम है HgS, नाम लिखेंगे सिनाबार। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि धातु सार से अभिक्रिया करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपकी धातु सार से अभिक्रिया करेगी तो जिंक प्लस NaOH, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट, NaZnO2 प्लस H2। NaZnO2H2। तो ये आपका क्या बन गया है, सोडियम जिंकेट। ठीक है। ये समीकरण एक ही मात्र समीकरण है जो सार से अभिक्रिया का है, इसलिए बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आगे वाला वो है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम उच्च अभिक्रियाशील धातु होने के कारण खुले में आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में क्यों तैरते हैं। तो सीधा सा आंसर है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया के दौरान मंद गति से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। तो ये गैस धातु के चारों ओर चिपक जाती है, बुलबुलों के रूप में चारों ओर चिपक जाती है और धातु हल्की होकर तैरने लगती है। ये आपका छठा क्वेश्चन होगा। सातवां है एक्वा रेजिया क्या है। तो एक्वा रेजिया क्या है, 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 का क्या है, ताजा विलयन। क्या है, ताजा विलयन है, जो क्या करता है, ये सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को पिघलाने के काम आता है।
सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के काम आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनोडीकरण किसे कहते हैं। एनोडीकरण है बेटा एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग आकर्षक वस्तुएं एवं आभूषण, जो नकली आभूषण होते हैं, वो बनाने में काम में लिया जाता है। इसके बाद है मिश्र धातु। इसे थोड़ा अच्छे से देखना। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब बोर्ड में वो आपसे पूछेगा कि पीतल के अवयव लिखिए, तो पीतल में आप लिखेंगे कॉपर प्लस जेड है। दूसरा दे रखा है उसने कांसा, क्या दे रखा है? कांसा। यहां आपको लिखना है कॉपर प्लस एसएन। तीसरा आपको दे रखा है सोल्डर, क्या दे रखा है? सोल्डर। इसमें आपको लिखना है पीबी प्लस एसएन, पीबी प्लस एसएन टी। इसके अलावा एक और शब्द इसमें दे रखा है जो 1 नंबर का प्रश्न है, अमलगम। अमलगम, इस अमलगम में क्या होगा? एक धातु क्या होगी? पारद। वह मिश्र धातु जिसमें एक धातु क्या हो? पारद। पारद का मतलब पारा हो, तो दूसरी धातु कोई सी भी हो, ऐसी स्थिति में मिश्रण को हम क्या कहेंगे? अमलगम। ठीक है, ये आपका मिश्र धातु हो गए। दूसरा जो अगला शब्द है वो है आपका यसद लेपन। कौन सा शब्द है? यसद लेपन। यसद लेपन में आप लिखेंगे लोहे पर, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यसद लेपन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 नंबर के दोनों ऊपर वाले वस्तुनिष्ठ विषय में से निकल आएगा, अति लघु भी निकल आएगा। अब जो 2 नंबर के प्रश्न है उसके लिए चयनित ये प्रश्न है। पहला है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए। तो ये अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल सार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। रासायनिक समीकरण आप बुक से लिखेंगे, ठीक है। खनिज और अयस्क में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो खनिज खानों से खोदा गया और वह खनिज जिसका व्यावसायिक स्तर पर शुद्धिकरण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। उदाहरण सहित आप इसे बुक से अच्छे से पढ़ के जाएंगे। निस्तापन और भरजन में उदाहरण सहित अंतर। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को भरजन कहते हैं। इनके समीकरण सहित आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाने पर, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाने पर क्या होता है? आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है। ये इतनी ऊष्मा से भी अभिक्रिया है कि आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होगा, जिसका उपयोग भी लिखा है मैंने, रेल की पटरी और मशीन के पुर्जे बनाने में किया। विद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र भी बनाना है और कार्य विधि भी आपको आनी चाहिए। इसमें पूछ लेता है कि इसमें अपघट्य किसका लिया जा रहा है, तो जिस धातु का शोधन किया जाता है उसी धातु का सल्फेट विलयन अपघट्य के तौर पर लिया जाता है। तन्यता और आघात वर्धनीयता में अंतर। धातु को खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं और पीटकर चंद्र बनाने की प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसके बाद लिखा है नीचे आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इनके गुणधर्म लिखिए। तो धातु और अधातु मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और इनके गलनांक और पथनांक उच्च होते हैं। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरिट से ऊपर जाने वाले बच्चे कि इनके गलनांक और पथनांक उच्च क्यों होते हैं। तो इसका आंसर लिखना है अंतः आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, अंतः आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। इसके बाद जो अगला
अगला जो अपना प्रश्न होगा यह है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो ये देखिए आप सक्रियता श्रेणी में आपको ये धातुएं इस तरह से याद करनी है। इन सब की अभिक्रिया आपको जल के साथ लिखनी है, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न आएंगे वो देखिए। एक तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आप ऊपर जा रहे हैं तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो अभिक्रियाशीलता घटती है। अभिक्रियाशीलता क्या करती है? घटती है। अब देखिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है। ये दोनों पानी में तैरती हैं, क्यों? मंद गति से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, इसलिए पानी में तैरती है। ये नमी के साथ अभिक्रिया करती है। जो मुख्यतः संसारण में जो धातु काम आती है वे ये तीनों हैं। ये वे चार धातु हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करती। दूसरा एक ये भी है कि ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब आप इन्हें जमीन से सीधे खोदकर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक मॉडल पेपर है जो मैंने आपको अच्छे से हल करवा दिया है। आप और अपनी तरफ से मॉडल पेपर या ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाते हुए प्रश्न उत्तर याद करना, बिल्कुल आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। समझ में आ गया है? और एक ध्यान रखिएगा कि ऐसे पैटर्न के अनुसार पेपर बनाते बनाते लिख लिख कर याद करिएगा ताकि आपका आंसर बिल्कुल ठीक से जा सके। समझ गए? आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू।